दोस्तों, टाइम ट्रेवल के बारे में कभी न कभी तो आपने ज़रूर सुना ही होगा। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ भी देखी होंगी जिनमें हमें टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, जैसे अवेंजर्स एंड गेम, इंटरस्टेलर और द फ्लैश मूवी। और बहुत सी ऐसी मूवीज़ और भी हैं जिनमें हमें टाइम ट्रेवल को दिखाया गया है। इन मूवीज़ में फिक्शनली हमें ये दिखाया जाता है कि हीरोज़ वक्त में पीछे जाते हैं और सब कुछ ठीक करके वापस आ जाते हैं, जो कि देखने में तो बहुत कूल लगता है। बट क्या ये रियल में एग्जिस्ट करता भी है? और क्या हम असल में टाइम ट्रेवल कर भी सकते हैं या नहीं? और आपके दिमाग में कभी ना कभी तो ये बात आई होगी कि काश मैं वक्त में पीछे जा सकूं और जो मुझसे अनजाने में गलतियां हो गई हैं मैं उन्हें ठीक कर सकूं। यानी हम सब पास्ट में जाना चाहते हैं। ये तो हो गया पास्ट ट्रैवल। और ऐसे ही दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि हम काश फ्यूचर में जा सके, कि मेरे साथ फ्यूचर में क्या होगा, क्या मैं कभी कामयाब हो पाऊंगा, क्या मैं कभी अपने और अपनी फैमिली के सपनों को सच कर पाऊंगा। वेल, टाइम ट्रैवल होता भी है, ये अभी तक साइंटिफिकली तो प्रूव नहीं हो पाया। बट बहुत से साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हाँ, टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। यानी हम वक्त के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो टाइम ट्रैवल को स्टडी करके बनाई गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइम कैसे काम करता है, और अगर हमें जानना है कि हम टाइम ट्रैवल कैसे कर पाएंगे तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। तो आपका एक बार फिर से हमारे चैनल की अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में खुशामदीद। तो दोस्तों, अगर हम बात करें टाइम ट्रैवल की, तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट इसके बारे में डिफरेंट राय रखते हैं, जिनमें कुछ साइंटिस्ट के करीब टाइम ट्रैवल पॉसिबल है और कुछ के नज़दीक टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल है। उनके मुताबिक टाइम एक एरो की तरह है जो कि एक बार अगर कमान से निकल जाए तो वो दोबारा अपनी डायरेक्शन को उल्टा करके वापस नहीं आ सकता। यानी टाइम एक सीधी डायरेक्शन में मूव करता है, और इस बात पर यकीन रखने वाले साइंटिस्ट में न्यूटन भी शामिल थे, क्योंकि न्यूटन को ये लगता था कि टाइम कांस्टेंट है, यानी हमारे पूरे यूनिवर्स में टाइम एक ही स्पीड से चलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टाइम हमारी अर्थ पर चलता है वैसे ही वो पूरे यूनिवर्स में भी चलता है। लेकिन दोस्तों, टाइम ऐसे काम नहीं करता। टाइम कैसे काम करता है ये हमें समझाया था द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन के मुताबिक हमारे जैसे लोग जो फिजिक्स पर बिलीव रखते हैं वो जानते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जो फ़र्क है वो एक महज इल्यूजन है। दोस्तों, 1915 में आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये थ्योरी हमें ये बात मानने पर मजबूर करती है कि यस, टाइम ट्रैवल असल में पॉसिबल है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पेस और टाइम एक सिंगल एंटिटी है, यानी ये दोनों अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही चीज़ है। यानी स्पेस ही टाइम है और टाइम ही स्पेस है, जिसे सिंपली कहा जाता है स्पेस टाइम। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पेस टाइम एक फैब्रिक यानी एक कपड़े की तरह है, जिस पर जितना वजन डालोगे वो उतना ही बेंड होगा। तो आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम को एक फैब्रिक की तरह रिप्रेजेंट किया, जिस पर उसने वजन की जगह पर ग्रेविटी को दिखाया। यानी ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होगी वो स्पेस टाइम में उतना ही ज़्यादा कर्व पैदा करेगा। अब इसे एक एग्जांपल से समझो। ये है एक फैब्रिक यानी स्पेस टाइम, और इस फैब्रिक पर हम तीन ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, सन, अर्थ और जुपिटर। तो सन का मास और ग्रेविटी ज़्यादा है, तो इसीलिए सन ने स्पेस टाइम में ज़्यादा कर्व पैदा किया। दूसरा बड़ा कर्व जुपिटर ने किया क्योंकि उसकी ग्रेविटी सन से कम है और अर्थ से ज़्यादा है। और सबसे छोटा कर्व अर्थ ने किया क्योंकि इसकी ग्रेविटी इन दोनों से कम है। यानी जिस ऑब्जेक्ट की जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी वो स्पेस टाइम में उतना ही ज़्यादा कर्व पैदा करेगा, जिसे हम बोलेंगे स्पेस टाइम कर्वेचर। तो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग स्पेस टाइम कर्वेचर जितना ज़्यादा होता जाएगा उस जगह पर टाइम उतना ही स्लो चलेगा, जिसे हम कहेंगे टाइम डायलेशन। यानी टाइम का डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट काम करना। तो अगर आपको टाइम डायलेशन की समझ नहीं आई तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको टाइम डायलेशन की सबसे अच्छी एग्जांपल दूं तो वो है ब्लैक होल। क्योंकि ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होती है। इनफैक्ट एक ब्लैक होल के पास इतनी ग्रेविटी होती है कि वो एक सिंगुलैरिटी बना देती है। अब ये सिंगुलैरिटी क्या है, तो चलिए पहले इसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट है जहां ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो स्पेस टाइम में इनफाइनाइट कर्व डाल देती है, यानी एक ऐसा कर्व जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो ब्लैक होल की एक्सट्रीम ग्रेविटी स्पेस टाइम में एक ना ख़त्म होने वाला कर्व बना देती है, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। बस यूँ समझ लो कि ब्लैक होल की ग्रेविटी फिजिक्स के सारे लॉज को फेल कर देती है, और उसके स्पेस टाइम में इतने ज़्यादा कर्वेचर की वजह से वहाँ टाइम एक्सट्रीमली स्लो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ब्लैक होल के करीब कुछ मिनट रुक कर वापिस अर्थ पर आते हो तो अर्थ पर कई 100 साल गुजर चुके होंगे।
या फिर कई हजार साल। आपके लिए तो वो सिर्फ कुछ मिनट ही होंगे, बट अर्थ के लिए नहीं। और ये कॉन्सेप्ट हमें इंटरस्टेलर मूवी में भी देखने को मिला है। इंटरस्टेलर एक बहुत ही पॉपुलर और साइंस फिक्शनल मूवी है जिसे फेमस डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में दिखाया गया है कि नासा कूपर नामी एक्स पायलट को स्पेस में एक मिशन पर भेजते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है यूनिवर्स में एक ऐसा प्लेनेट ढूंढना जहां इंसान जिंदा रह सके। तो उस प्लेनेट की तलाश में कूपर और उसकी टीम ब्लैक होल के सबसे नज़दीक वाले प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो कूपर कहता है कि यहाँ पर टाइम ज़ाया मत करो, क्योंकि यहाँ का 1 घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर है। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। यहाँ 1 घंटा 7 साल के बराबर है, एक लम्हा भी बर्बाद मत करो। तो खैर वो लोग अपना मिशन तो कंप्लीट नहीं कर पाते, और जैसे ही कूपर वहां से वापस आता है तो उसकी बेटी बूढ़ी हो चुकी होती है, जिसे वो अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखता है। कूपर के लिए तो वो ब्लैक होल के पास गुजरे कुछ दिन ही थे, बट उसकी बेटी के लिए वो सारी जिंदगी थी। तो दोस्तों इस चीज को हम टाइम डायलेशन कहते हैं, जो हमें ब्लैक होल के नजदीक सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ब्लैक होल्स के रिलेटेड बहुत जल्द आप लोग एक अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री वीडियो हमारे इस चैनल पर देखेंगे, इसीलिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलो टॉपिक पर वापस आते हैं। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें ग्रेविटी और स्पेस टाइम कर्वेचर के बारे में बताती है, और स्पेस टाइम कर्वेचर हमें सिंगुलरिटी और टाइम डायलेशन के बारे में बताता है। आई होप आपको ये बातें समझ आ चुकी होंगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि टाइम ट्रैवल असल में कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज की, तो टाइम ट्रैवल असल में तो पॉसिबल है, लेकिन वो भी सिर्फ फ्यूचर में, पास्ट में नहीं। पास्ट में टाइम ट्रैवल करना या तो बहुत मुश्किल है या एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। वो क्यों, चलो मैं समझा देता हूँ। तो दोस्तों दरअसल बात कुछ यूँ है, अगर हम पास्ट में जाकर कुछ चेंजिंग करेंगे तो हमारा फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा। तो अगर हम फ्यूचर को ही चेंज कर देंगे तो हम दोबारा कभी फ्यूचर में नहीं आ पाएंगे। वेल सुनने में तो ये काफ़ी अजीब लग रहा होगा, बट डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ क्लियर करवा दूंगा। दोस्तों पास्ट टाइम ट्रैवल को समझने के लिए वैसे तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बट जो सबसे फेमस एग्जांपल है वो है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग अगर आप पास्ट में पीछे जाते हो और अपने ग्रैंडफादर को मार देते हो तो फ्यूचर में आप कभी पैदा ही नहीं हो पाओगे। और अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो आप वक्त में पीछे कैसे गए? अगर आप वक्त में पीछे चले भी गए तो आप फ्यूचर में वापस कैसे आओगे? क्योंकि आप फ्यूचर में तो होगे ही नहीं। ऐसे में आप किसी अलग टाइमलाइन में घुस चुके होगे, यानी पास्ट बदलोगे तो फ्यूचर भी बदल जाएगा। और अगर आप फ्यूचर ही बदल दोगे तो आप फ्यूचर में कभी वापस नहीं आ पाओगे। आप शायद एक पैरेलल यूनिवर्स में चले जाओगे। और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आप फ्लैश मूवी देख लो, उस मूवी में इस कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से दिखाया गया है। दोस्तों मूवी में जब फ्लैश को पता चलता है कि वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट भाग सकता है, मींस वो टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, तो ये सब देखने के बाद फ्लैश डिसाइड करता है कि वो वक्त में पीछे जाएगा और अपनी मरी हुई माँ को बचा लेगा। तो जैसे ही फ्लैश पास्ट में जाकर फ्यूचर में वापस आता है तो वो अलग ही टाइमलाइन में वापस आ जाता है, जहां उसकी माँ तो जिंदा होती है लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। फ्लैश टाइम के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसकी वजह से वो एक पैरेलल यूनिवर्स में फंस जाता है, यानी मल्टीवर्स में। और अगर आपको मल्टीवर्स का नहीं पता तो बहुत जल्द मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में उसे डिस्कस करने बैठूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो चलो टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पास्ट टाइम ट्रेवल में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, इसीलिए शायद ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो हम पास्ट में तो ट्रैवल नहीं कर सकते, तो चलो अब बात कर लेते हैं फ्यूचर टाइम ट्रैवल के बारे में। दोस्तों फ्यूचर टाइम ट्रैवल पॉसिबल तो है, बट सवाल पैदा होता है हाउ, आखिर कैसे हम टाइम ट्रैवल के जरिए फ्यूचर में जा सकते हैं? तो इसका जवाब है हम ऑलरेडी फ्यूचर में जा रहे हैं। हम सब ही टाइम ट्रैवलर्स हैं जो 1 सेकंड पर 1 सेकंड की रफ्तार से फ्यूचर में जा रहे हैं, यानी हम हर 1 सेकंड बाद 1 सेकंड फ्यूचर में चले जाते हैं। तो अगर हम 1 सेकंड में 1 आवर का ड्यूरेशन कवर करें तो ये भी एक किस्म का ट्रैवल टू फ्यूचर ही होगा। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने की तो गूगल आपको बहुत सारे मेथड्स बताएगा। कहीं गूगल आपको 8 तरीके बताएगा, कहीं 5 तो कहीं 10। बट आप फिक्र मत करो, इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिलेक्टिव मेथड्स बताऊंगा जिनसे टाइम ट्रैवल वाकई में ही पॉसिबल है। क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स रीड करने के बाद जब मैंने ChatGPT से पूछा मुझे फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने के वो मेथड्स बताओ जो रियली टाइम ट्रैवल को पॉसिबल बना सके, तो ChatGPT ने मुझे 4 ऐसे मेथड बताए जो कि वाकई में ही एक सेंस बना रहे थे। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते, इन सभी मेथड्स को बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, टाइम ट्रैवल विया स्पीड। दोस्तों आइंस्टाइन ने एक्चुअली रिलेटिविटी की एक नहीं बल्कि 2 थ्योरियां दी थी, जिनमें एक थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी हमें ग्रेविटी और स्पेस टाइम कर्वेचर के बारे में बताती है,
और स्पेशल थ्योरी हमें स्पीड ऑफ लाइट और उससे होने वाली मोशंस के बारे में बताती है। जनरल थ्योरी के बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए बात करते हैं स्पेशल थ्योरी की। दोस्तों, स्पेशल थ्योरी के मुताबिक अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करें तो टाइम हमारे लिए एक्सट्रीमली स्लो हो जाएगा। वो कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, मान लो कि आप लोग एक ऐसी स्पेसशिप में हो जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। तो जब आप उस स्पेसशिप में 1 घंटा घूमकर वापस अर्थ पर आओगे तो शायद अर्थ पर कई साल गुजर चुके होंगे, क्योंकि जब हम लाइट की स्पीड से मूव कर रहे होंगे तो टाइम को हम बहुत तेजी से पीछे छोड़ते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं, और वहीं अगर कोई इंसान अर्थ से वॉक करता हुआ सन की तरफ जाए तो उसे सन तक पहुंचने में चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग लगभग 3500 साल लग जाएंगे। तो अगर वो इंसान भी लाइट की स्पीड से मूव कर रहा होता तो उसे भी सन तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगते, यानी वो 3500 साल के डिस्टेंस को सिर्फ 8 मिनट में कवर कर लेता और अपना वक्त बचाकर 3500 साल पहले ही सन तक पहुंच जाता। अब क्योंकि उसने 3500 साल का डिस्टेंस 8 मिनट में कवर किया और 8 मिनट ही उसे लगेंगे वापस आने में, यानी 3500 साल का डिस्टेंस वो वापस आने पर भी कवर करेगा। तो उस हिसाब से जब वो अर्थ पर वापस आएगा तो वो इवेंचुअली 7000 साल बाद आएगा। उसके लिए तो वो 8 और 8 16 मिनट होंगे, लेकिन अर्थ के लिए वो 3500 और 3500 7000 साल होंगे। तो इस चीज को भी हम टाइम डायलेशन कहते हैं, जो पॉसिबल है स्पीड ऑफ लाइट की वजह से। जनरल थ्योरी में टाइम डायलेशन ग्रेविटी की वजह से था, बट स्पेशल थ्योरी में ये स्पीड की वजह से है। यानी अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगे तो हम फ्यूचर में भी ट्रैवल कर पाएंगे। अब लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर हुआ तो हम फ्यूचर देख पाएंगे। नंबर 2, टाइम ट्रैवल विया ग्रेविटी। दोस्तों, ग्रेविटी की वजह से टाइम ट्रैवल होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होगी वहाँ टाइम उतना ही स्लो हो जाएगा। एंड जैसा कि मैंने बताया था कि इस यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा ग्रेविटी एक ब्लैक होल के सेंटर में होती है। ब्लैक होल के इस सेंटर वाले पार्ट को हम इवेंट होराइजन कहते हैं, और इवेंट होराइजन में ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो लाइट को भी खा जाती है। तो लाइट इस यूनिवर्स की सबसे फास्ट चीज़ है, बट ब्लैक होल की ग्रेविटी इस लाइट को भी नहीं छोड़ती। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन पैदा होती है कि अगर ग्रेविटी लाइट को भी निगल रही है तो इट मीन्स ग्रेविटी ज़्यादा फास्ट हुई। तो अगर वाकई ऐसा है तो हम लाइट को इस यूनिवर्स की सबसे फास्ट चीज़ क्यों कहते हैं, ग्रेविटी को क्यों नहीं कहते? तो दोस्तों, इस बात का जवाब आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में छुपा है। आइंस्टाइन की इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट इस यूनिवर्स की सबसे फास्टेस्ट चीज़ है, और वो कैसे, चलो मैं समझाता हूँ। तो दोस्तों, बात ये है कि ग्रेविटी एक तो ट्रैवल नहीं कर पाती, तो दूसरा ये कि ये कांस्टेंट नहीं है, यानी ये हर जगह पर कांस्टेंट नहीं रहती। किसी जगह पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है तो किसी जगह पर बहुत कम। बट अगर हम यही चीज़ें लाइट में देखें तो लाइट के केस में यहाँ सब कुछ उल्टा है, यानी टाइम ट्रेवल भी कर पाती है और अपनी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से यूनिवर्स में हर जगह पर सेम रहती है। यानी लाइट बिल्कुल कांस्टेंट है, और यही वजह है कि हम इस यूनिवर्स की हर चीज़ को लाइट की स्पीड से मेजर करते हैं। जैसे इतने लाइट ईयर्स दूर एक प्लेनेट है, यानी इतने लाइट ईयर्स दूर एक स्टार है, इतने लाइट ईयर्स दूर एक ब्लैक होल है, इतने लाइट ईयर्स दूर एक गैलेक्सी है, वगैरह वगैरह। तो खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। एक ब्लैक होल की ग्रेविटी एक लाइट को भी निगल जाती है, और उसकी एक्सट्रीम ग्रेविटी की वजह से वहाँ एक एक्सट्रीम टाइम डायलेशन देखने को मिलता है। खैर, ब्लैक होल्स गैलेक्सीज से हज़ारों लाइट ईयर्स दूर होते हैं, इसीलिए उन तक पहुँचना नामुमकिन है। बट फिर भी अगर हम किसी तरह एक ब्लैक होल के करीब से घूमकर वापस आ गए तो टाइम डायलेशन की वजह से हम फ्यूचर में आएंगे। नंबर 3, टाइम ट्रैवल विया हाइबरनेशन। दोस्तों, हाइबरनेशन के जरिए भी हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। अब ये हाइबरनेशन क्या होता है, चलो जान लेते हैं। दोस्तों, हाइबरनेशन के एक्चुअल मीनिंग है सुकून, यानी गहरी नींद, जो कि बेसिकली एनिमल्स में होता है। जब ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कुछ एनिमल्स अपने आप को ठंड से बचाने के लिए एक गहरी नींद में चले जाते हैं, जिसे हाइबरनेशन कहा जाता है। हाइबरनेशन में बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है और सारे केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाते हैं, जैसे ब्रीथिंग, ब्लड फ्लो और हार्ट बीट वगैरह वगैरह, जिसके चलते एनिमल्स को बिल्कुल भी भूख नहीं लगती और वो सर्दियों में भी बिना खाए कई महीनों तक रह सकते हैं। यानी हाइबरनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एनिमल सर्दियों में भी बिना फूड और पानी के सर्वाइव कर पाते हैं। हाइबरनेशन से टाइम ट्रैवल कैसे होगा, चलो मैं समझा देता हूँ। दोस्तों, इंसानों की हाइबरनेशन वैसे तो असल में अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाई, लेकिन अगर ये हुई तो ये कुछ ऐसे होगी। इसके लिए बड़ी बड़ी मशीन्स बनाई जाएंगी जिसमें इंसानों को रखा जाएगा। ये मशीन्स इंसानों के मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देंगी, जिससे इंसान भी कई साल तक बिना खाए पिए रह लेंगे। अब क्योंकि इंसानों का मेटाबॉलिज्म इस पीरियड में काफ़ी स्लो रहेगा, तो इस केस में उनकी एजिंग भी स्लो हो जाएगी, यानी उनकी उम्र धीरे धीरे गुजरेगी।
तो अगर कोई इंसान 10 साल हाइबरनेशन में सोया रहेगा तो उसे बस यूँ महसूस होगा कि जैसे वो 10 घंटे सो लिया। तो हाइबरनेशन में एजिंग स्लो हो जाएगी, जिसकी मदद से हम दूर दराज के गैलेक्सीज में ट्रैवल कर पाएंगे। तो ये भी टाइम को स्लो करके टाइम में ट्रैवल करने का एक मेथड है, जिसे हम सस्पेंडेड एनिमेशन भी कहते हैं। और मज़े की बात यह है कि इस मेथड का यूज़ करके हम मार्स पर भी जा सकते हैं। दोस्तों, मिशन मार्स पर कई स्पेस एजेंसीज ऐसी हैं जो काम कर रही हैं सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि मार्स पर इंसानों को जिंदा कैसे रखा जाए। तो अगर मार्स पर जिंदगी का आगाज होता है तो इंसानों को स्पेस क्राफ्ट के जरिए भेजा जाएगा। खैर, नॉर्मली एक स्पेस क्राफ्ट को मार्स तक पहुंचने में 6 से 9 महीने लगते हैं। तो इतने लंबे अरसे तक स्पेस क्राफ्ट में मौजूद इंसानों के लिए फूड, पानी और दूसरे बेसिक रिसोर्सेज को पूरा करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतने ज़्यादा रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता। इसीलिए हाइबरनेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को स्लो किया जाएगा, ताकि हम मार्स तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत ना आए। नंबर 4, टाइम ट्रैवल विया वर्म होल्स। दोस्तों, वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वर्म होल्स स्पेस टाइम में मौजूद ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं जिससे हम बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स के डिस्टेंस को भी हम कुछ ही सेकंड्स में कवर कर सकते हैं। और वो कैसे, चलो मैं समझा देता हूँ। दोस्तों, ये एक पेपर है जिस पर यह है पॉइंट ए और यह है पॉइंट बी। अब मान लो कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है, तो आपको ये सारा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। बट मान लो अगर हम इस पेपर को बीच से ऐसे फोल्ड कर दें तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिल जाएंगे और इनका डिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो एक वर्म होल ऐसे ही काम करता है। अब हम इसी चीज़ को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, ये है मिल्की वे और ये है हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा, जिनके बीच 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है। यानी अगर हम लाइट की स्पीड से एंड्रोमेडा तक जाएंगे तो हमें वहां पहुंचने में 2.5 मिलियन साल लग जाएंगे। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा के बीच वर्म होल बन चुका है, तो आपको क्या लगता है हमें एंड्रोमेडा तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? कुछ साल, कुछ महीने या कुछ हफ्ते? तो इसका जवाब है सिर्फ कुछ सेकंड्स। जी हाँ दोस्तों, हमें मिल्की वे से एंड्रोमेडा तक पहुंचने में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स लग जाएंगे, जो कि पॉसिबल होगा सिर्फ एक वर्म होल से। यानी वर्म होल स्पेस टाइम में एक ऐसा शॉर्टकट है जो कि हमारे मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स के डिस्टेंस को सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में बदल देगा। अब मज़े की बात यह है कि वर्म होल्स थ्योरेटिकल हैं। ये हैं भी या नहीं ये कोई नहीं जानता। वर्म होल्स को भी आइंस्टाइन ने ही प्रिडिक्ट किया था, और जो चीज़ आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट की तो मानो वो पत्थर पर लकीर बन चुकी है, क्योंकि ब्लैक होल्स को देखने से पहले भी आइंस्टाइन हमें ब्लैक होल्स के बारे में बता चुके थे। आइंस्टाइन ने डायरेक्टली तो ब्लैक होल्स के बारे में नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने सिंगुलैरिटी के बारे में ज़रूर बताया था। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो स्पेस टाइम में एक इनफाइनाइट कर्व बना देगी, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। तो आइंस्टाइन ने सिंगुलैरिटी को प्रिडिक्ट किया था, जो कि हमें सिर्फ एक ब्लैक होल के अंदर ही देखने को मिलती है। वर्म होल्स को अभी तक देखा तो नहीं गया, लेकिन इनकी प्रेडिक्शन का अंदाज़ा लगाया गया है, जैसे ब्लैक होल्स को देखने से पहले उनके होने का अंदाज़ा लगाया गया था। तो वर्म होल्स अगर स्पेस में कहीं मौजूद हुए तो इनकी वजह से हम मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स के डिस्टेंस को सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में कवर कर पाएंगे। दोस्तों, वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट भी हमें इंटरस्टेलर मूवी में देखने को मिला है। उस मूवी में दिखाया गया है कि नासा को सैटर्न के करीब एक वर्म होल मिलता है, जिससे वो दूसरी गैलेक्सी में जाकर एक हैबिटेबल प्लेनेट को ढूंढ सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इंटरस्टेलर मूवी एक बार ज़रूर देखें। उस मूवी में टाइम डायलेशन, वर्म होल्स, ब्लैक होल्स और इवन के फोर्थ डायमेंशंस को भी दिखाया गया है, क्योंकि मूवी के एंड में जब कूपर ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है तो वो एक्चुअली फोर्थ डायमेंशन में चले जाता है, जहाँ से वो अपनी बेटी को सिग्नल भेजता है। खैर, हम टॉपिक पर वापस आते हैं। वर्म होल हमारा आखिरी तरीका था फ्यूचर टाइम ट्रेवल करने का। मैंने आपको फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने के टोटल 4 तरीके बताए हैं, जो कि अब तक पॉसिबल तो नहीं हो पाए, बट अगर हुए तो हम डेफिनेटली फ्यूचर में जा पाएंगे। साइंटिस्ट का मानना है कि भले ही हम पास्ट में नहीं जा सकते, बट हम पास्ट में देख ज़रूर सकते हैं। और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि हम पास्ट में कैसे देख सकते हैं, तो हमारी 4th वीडियो इसी टॉपिक पर बनने वाली है। तो इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग जान सकें कि हम पास्ट में कैसे देख सकते हैं। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे यूनिवर्स में एक एस्टिमेट के मुताबिक 2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स मौजूद हैं। 13.5 बिलियन साल पहले इस यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ था, जिसकी वजह से ये स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज अपने वजूद में आए थे। इन 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज में से ये है मिल्की वे गैलेक्सी, और इसी मिल्की वे गैलेक्सी में ये है हमारा अर्थ, जिसे ज़मीन भी कहा जाता है। आज से 4.5 बिलियन साल पहले अपने वजूद में आया था।
और तब से लेकर अब तक कई तरह के क्रिएचर्स इस दुनिया में आए और एक्सटेंड हो गए। इन क्रिएचर्स में से अगर किसी का नाम सबसे टॉप पर आता है तो वो है डायनासोर्स। एक वक्त ऐसा भी था जब जमीन पर सिर्फ और सिर्फ डायनासोर्स का राज हुआ करता था, लेकिन 66 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड जमीन पर आकर गिरा, जिससे होने वाली तबाही इतनी ज्यादा थी कि उसने इस दुनिया से डायनासोर का नामो निशान तक मिटा दिया। साल गुजरते गए और फिर सदियां, फिर इस दुनिया में इंसानों का दौर आया। इंसान ने वक्त गुजरने के साथ साथ खूब तरक्की की और इसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। सफर करने के लिए लग्जरी कार्स, रहने के लिए महलात और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी खड़ी की, और यहाँ तक कि इंसान ने आसमान में उड़ने के लिए प्लेन्स तक बना दिए। आज इंसानों की पॉपुलेशन 8 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है और मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। लेकिन एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि अगर दुनिया से तमाम इंसान अचानक से गायब हो जाए तो क्या होगा। इंसानों के गायब हो जाने के बाद क्या ये जमीन बाकी रह पाएगी, और हम इंसानों के बाद ये जमीन कैसा नजारा पेश करेगी। साइंटिस्ट की एक रिसर्च के मुताबिक इंसानों के दुनिया से गायब होते ही वो प्लेन्स जो आसमान में उड़ रहे होंगे वो अचानक जमीन पर आ गिरेंगे। एक एस्टिमेट के मुताबिक हर दिन 1 लाख एयरक्राफ्ट टेक ऑफ और लैंड करते हैं और एक वक्त में 9000 से 11000 प्लेन्स आसमान में उड़ रहे होते हैं, जिनमें 1 मिलियन के करीब पैसेंजर्स मौजूद होते हैं। जब हजारों की तादाद में ये प्लेन्स जमीन पर गिरेंगे तो ये किसी खौफनाक जंग से कम नहीं होगा। इंसानों के दुनिया से गायब हो जाने के बाद रोड्स बिल्कुल वीरान हो जाएंगे और रोड्स पर चलने वाली गाड़ियां, बसेस और ट्रक्स सभी एक दूसरे से टकरा जाएंगे, जिससे शदीद किस्म की तबाही होगी। कुछ ही घंटों के बाद पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। सिर्फ उन्हीं जगह पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होगी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशंस और सोलर एनर्जी से चलते हैं, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशंस को बंद होने में 2 से 3 दिन का वक्त लगता है और सोलर एनर्जी को मेंटेन करने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए चंद ही दिनों में ये भी काम करना बंद कर देंगी और देखते ही देखते पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा और पूरी दुनिया में रात के वक्त आसमान में नजर आने वाले सितारे और भी खूबसूरत और रोशन नजर आने लगेंगे। इंसानों के अचानक गायब हो जाने के बाद पूरी दुनिया में खामोशी छा जाएगी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज भी बंद हो जाएंगी और दुनिया में खामोशी का एक अलग ही मंजर होगा। इंसान की बनाई गई बिल्डिंग्स, महलात और घर बिल्कुल खाली पड़े होंगे और हर तरफ सिर्फ खामोशी ही खामोशी होगी। और अगले कुछ ही दिनों में पावर प्लांट सेफ्टी मोड पर चले जाएंगे और अगले कुछ ही दिनों के बाद अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पानी से भर जाएंगे। एक एस्टीमेट के मुताबिक सिर्फ न्यूयॉर्क में ही जमीन के अंदर से 13 मिलियन गैलन्स पानी निकाला जाता है। पानी को जमीन में दाखिल होने से रोकने के लिए पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है और बिना इंसान के ये काम करना छोड़ देंगे। और इंसानों के दुनिया से गायब होने से तकरीबन 10 दिन बाद वो जानवर जो केजेस वगैरह में बंद होंगे भूख और प्यास की वजह से मर जाएंगे, और वो जानवर जो कैद से फरार होने में कामयाब हो जाएंगे या तो वो दूसरे जानवरों के हाथों मारे जाएंगे या तो वो दूसरे जानवरों को खुद ही मार देंगे। यानी बचने की तरफ से एक जंग का मुकाम होगा। छोटे कुत्ते और बिल्लियां वो पहले जानवर होंगे जो दूसरे जानवरों का शिकार होंगे, जबकि बड़े बड़े कुत्ते अपनी टोलियां बना लेंगे। यानी एक नए दौर का आगाज हो चुका होगा। 1 महीने के गुजर जाने के बाद पावर प्लांट तबाह होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये पानी एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद इतने भयानक धमाके होंगे जो आज तक दुनिया में कभी नहीं देखे होंगे, जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर तबाही होगी। और उस तबाही का निशाना हजारों नहीं बल्कि लाखों जानवर होंगे। उस तबाही की वजह से दुनिया का नक्शा काफी हद तक बदल जाएगा। तकरीबन 1 साल गुजर जाने के बाद स्पेस में भेजी गई सैटेलाइट जमीन पर गिरना शुरू हो जाएंगी। आज के वक्त स्पेस में 8000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स भेजी जा चुकी हैं और जब ये सैटेलाइट्स गिरना शुरू होंगी तो आसमान पर टूटते हुए सितारों का मंजर होगा। मगर इस नज़ारे को देखने के लिए कोई भी इंसान इस दुनिया में मौजूद ना होगा। 25 साल गुजर जाने के बाद हमारे बनाए गए रोड्स और फुटपाथ हरियाली से ढकना शुरू हो जाएंगे। सब्जे और हरियाली की तहें इन पर अपना कब्जा जमा लेंगी और रोड्स अब जंगल की तरह दिखने लगेंगे। 30 साल गुजर जाने के बाद हमारे बगैर हवा कई गुना ज्यादा साफ हो जाएगी और एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल पुरसुकून हो चुका होगा और जमीन पर अब सिर्फ जंगली जानवरों का राज होगा। दुबई और लॉस वेगास जैसे शहर जमीन में दब जाएंगे, क्योंकि ये शहर रेगिस्तानी इलाकों में बनाए गए हैं और कुदरत का कब्जा हर जगह नजर आएगा, हर उस चीज पर जो इंसान ने बनाई होगी। 100 साल बाद बहुत से डैम्स, बहुत से बिल्डिंग्स और इंसान की बनाई गई कई इमारत बिल्कुल टूट फूट चुकी होंगी। तकरीबन 150 साल गुजर जाने के बाद बहुत से रोड्स जो इंसानों के दुनिया से गायब हो जाने के 25 साल बाद सब्जा और हरियाली में बदल चुके थे, अब वो नहरों या नदी का मंजर पेश करेंगे।
300 साल बाद दुनिया का मशहूर एल्फा टावर भी गिर जाएगा और हर वो चीज़ जो लोहे से बनी होगी तबाह हो जाएगी, क्योंकि इनकी हिफाजत करने के लिए कोई भी इंसान सदियों से नहीं आया होगा। वक्त गुजरने के साथ साथ दरिया फिर से अपने असली रास्तों को अपना लेंगे। जमीन अब जंगल में तब्दील हो चुकी होगी। जमीन पर हर तरफ पेड़ और हरियाली होगी और इसी माहौल में कई तरह की नस्लें जन्म लेंगी और तकरीबन 400 साल गुजर जाने के बाद दलदली इलाके फिर से बहाल हो जाएंगे और इन इलाकों पर परिंदों का राज होगा। अगर जब तक ये दुनिया बचती है तो 450 साल बाद इंसान के बगैर अब जानवरों और परिंदों की जिंदगी खूब भले फूलेगी। मछलियों, परिंदों और जानवरों की पॉपुलेशन अब 100 गुना बढ़ चुकी होगी और समंदर में कई तरह के क्रिएचर्स जन्म ले चुके होंगे और अब दुनिया में मैमल्स और रेप्टाइल्स का राज होगा। जैसे आज से 66 मिलियन साल पहले डायनासोर्स का राज हुआ करता था। डायनासोर्स के बारे में बहुत जल्द आप लोग एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री वीडियो देख पाएंगे सिर्फ हमारे इस चैनल पर, इसलिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर ले। 500 साल गुजर जाने तक मॉडर्न सिटीज का नामो निशान तक बाकी ना रहेगा। शहर जंगलात का मंजर पेश करेंगे और जंगली जानवर इनमें घूम फिर रहे होंगे। दरियाओं, समंदरों और झीलों के किनारों पर सैकड़ों की तादाद में परिंदे मौजूद होंगे। तकरीबन 600 साल बाद जमीन का नक्शा अब पूरी तरह से बदल चुका होगा। स्पेस से देखने पर जमीन अब ग्रीन और ब्लू कलर की नजर आएगी। 10,000 साल गुजर जाने के बाद जमीन पर 7 वंडर्स और इंसानों की निशानियों में सिर्फ मिस्र में मौजूद पिरामिड्स, वॉल ऑफ चाइना वगैरह दिखाई दिए जाएंगे। वक्त गुजरने के साथ साथ ये भी एक राज बन जाएंगे। वक्त गुजरता जाएगा, 30 मिलियन साल और फिर 50 मिलियन साल। एक अंदाजे के मुताबिक इंसान का इस दुनिया पर आखिरी निशानी सिर्फ प्लास्टिक बोतल्स ही बच जाएंगी और चंद साल बाद इनका भी खात्मा हो जाएगा। इंसानों के दुनिया से गायब हो जाने के तकरीबन 300 मिलियन साल बाद यानी 3000 लाख साल बाद इस दुनिया पर अब हमारे कोई भी निशानी मौजूद ना होगी और अगर कोई मखलूक इस जमीन पर आएगी तो उन्हें ये मालूम ही नहीं होगा कि हम इंसान भी इस दुनिया पर रहा करते थे। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं ऐसी ही अमेजिंग नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। 1977 में समंदर के अंदर 2 बहुत अजीब आवाज़ें रिकॉर्ड हुई जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम जबकि एम्पलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा था। इनको अमेरिका के एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन रडार्स पर रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि यही सेम आवाज़ें 5000 किलोमीटर दूर दूसरे रडार्स में भी रिकॉर्ड हुई। कैलकुलेशन के बाद इन आवाज़ों की लोकेशन का अंदाज़ा लगाया गया तो मालूम पड़ा कि ये साउथ पैसिफिक ओशन के इंतहाई रिमोट एरिया में समंदर के अंदर जनरेट हुई थी। उस वक्त इन आवाज़ों को ब्लूप का नाम दिया गया और इन पर रिसर्च शुरू कर दी गई कि आखिर ये खौफनाक आवाज़ें किस चीज़ की थीं। ज़ाहिरी तौर पर ये आवाज़ें किसी बहुत बड़ी चीज़ की होनी चाहिए थी, लेकिन समंदर के इस हिस्से में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। कई सालों तक ये समझा जाने लगा कि समंदर के इस हिस्से के नीचे कोई बहुत बड़ा देव क्रिएचर रहता है, लेकिन 2012 के बाद नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी बात को बदलते हुए कहा कि 1997 में रिकॉर्ड होने वाली आवाज़ें ग्लेशियर मूवमेंट यानी ग्लेशियर के हिलने की वजह से जनरेट हुई थी। पर सच्चाई क्या है इसके बारे में अभी तक कोई नहीं जान पाया। जिस जगह ये आवाज़ें रिकॉर्ड हुई थी वहाँ आज बहुत ही अनोखा काम किया जाता है। साउथ पैसिफिक ओशन के ठीक इस पॉइंट पर समंदर का वो हिस्सा मौजूद है जिसकी चारों साइड्स पर हजारों मील तक जमीन का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं है। इसको ओशियानिक पूल के साथ साथ पॉइंट नीमो भी कहा जाता है। यहाँ से जमीन का करीबी टुकड़ा तकरीबन 2688 किलोमीटर दूर है और ये टुकड़ा भी किसी काम का नहीं है क्योंकि ये साउथ पोल यानी एंटार्क्टिका है। पॉइंट नीमो से जमीन का करीबी आबादी वाला हिस्सा चिली है जो 3334 किलोमीटर, जबकि दूसरी साइड पर न्यूजीलैंड है जो 4700 किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि नीमो को दुनिया का सबसे वीरान और बेयाबान पॉइंट माना जाता है। इतना वीरान कि यहाँ सबसे करीबी ह्यूमंस जमीन पर नहीं बल्कि हैरत अंगेज तौर पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बैठे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो दिन में कभी 1 या 2 मरतबा पॉइंट नीमो के 400 किलोमीटर ऊपर से गुजरता है। दुनिया से कटे रहने के बावजूद भी पॉइंट नीमो बेमकसद नहीं है। समंदर के इस बेयाबान हिस्से में इंसानों की वो इन्वेंशंस बसी हैं जिन पर इंसानों ने अरबों की तादाद में डॉलर्स बहाए। जी हाँ, पॉइंट नीमो कब्रिस्तान है टूटी हुई सैटेलाइट्स, स्पेसक्राफ्ट्स और रॉकेट्स के टुकड़ों का। पर सवाल ये उठता है कि पॉइंट नीमो डिस्कवर होने से पहले सैटेलाइट्स को कहाँ गिराया जाता था, इनको गिराने की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है और सबसे बढ़कर इन सैटेलाइट्स को ठीक पॉइंट नीमो तक
लाया कैसे जाता है, ये सब कुछ हम जानेंगे आज की इस इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। नाजरीन, पॉइंट निमो साउथ पैसिफिक ओशन के 22 मिलियन यानी 22 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये इतना बड़ा एरिया है कि इसमें दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रशिया भी फिट आ सकता है, और इसके अलावा भी इतनी जगह बच जाएगी कि 4 से 5 इजिप्ट जितनी कंट्रीज भी इजीली आ सकती हैं। पर इन 22 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पर इंसानों की कोई आबादी नहीं बसती। इंसान तो इंसान, यहाँ बहुत सारे सी क्रिएचर्स भी जिंदा नहीं रह सकते। रिसर्चर्स का मानना है यहाँ की कंडीशन काफ़ी चैलेंजिंग है, जिसमें सी लाइफ के लिए जिंदा रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकता है। पॉइंट निमो साउथ पैसिफिक ओशन के एक बहुत ही रिमोट और डीप एरिया में लोकेटेड है, जहां पानी का टेम्परेचर ठंडा होता है और न्यूट्रिएंट्स ना होने के बराबर। पॉइंट निमो समंदर की एक ऐसी जगह पर लोकेटेड है जहां ओशियानिक करंट के बहाव की वजह से न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। ये पानी ओशन के इस हिस्से में गोल गोल घूमता रहता है, यानी पैसिफिक ओशन के दूसरे हिस्सों का पानी यहाँ सही से फ्लो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यहाँ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। जहाँ भी न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं वहाँ प्लैंकटन और दूसरे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी कम होते हैं, जो फूड चेन का बाइस बनते हैं। इस एरिया में ओशन की गहराई लगभग 3700 मीटर या फिर 12100 फीट है। इतनी गहराई तक सनलाइट का पहुंचना नामुमकिन है, इसलिए यहाँ फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो सकती। यानी अगर यहाँ कोई सी लाइफ भी होती है तो वो बहुत डीप क्रिएचर जैसे स्क्विड्स, बायोलुमिनेसेंट्स और दूसरे डीप सी क्रिएचर्स हो सकते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर सके। 1992 में पहली बार एक कैनेडियन इंजीनियर ने पॉइंट निमो को मुख्तलिफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके डिस्कवर किया। ये जगह इतनी रिमोट है कि जिसने इस पॉइंट को डिस्कवर किया आज तक वो खुद भी यहाँ नहीं गया। 9 सालों के बाद 2001 में पहली बार इसको रशियन स्पेस एजेंसीज की तरफ से इस्तेमाल किया गया, क्योंकि पॉइंट निमो इस दुनिया का वो हिस्सा है जो इंटरनेशनल वाटर्स में आता है, यानी इसको कोई भी कंट्री ओन नहीं करती। इसी वजह से दुनिया की मुख्तलिफ स्पेस एजेंसीज को यहाँ अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स गिराने के लिए किसी से भी परमिशन की जरूरत नहीं होती। 23 मार्च 2001 को रशियन स्पेसक्राफ्ट रशियन स्पेस स्टेशन मीर को लॉन्च किए गए 15 साल गुजर चुके थे, और अब वो इस काबिल नहीं था कि ज़्यादा अरसे तक अपने मिशंस को कंटिन्यू करके रखे। तभी रशियन स्पेस एजेंसीज ने उसको डी ऑर्बिट करके यानी अर्थ के ऑर्बिट से निकाल कर पॉइंट निमो में गिरा दिया। मीर के बाद दूसरी स्पेस एजेंसीज को भी ये जगह काफ़ी मुनासिब लगी, और अब वो भी इस जगह को स्पेसक्राफ्ट डंपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। पिछले 23 सालों में ये कब्रिस्तान बढ़ता गया और आज पॉइंट निमो के अंदर 260 से ज़्यादा स्पेसक्राफ्ट्स का मलबा मौजूद है, और अनकरीब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी इसी पॉइंट निमो के अंदर दफन होने वाला है, क्योंकि नासा के मुताबिक ISS की लाइफ 2030 तक है और उससे पहले इसे डीकमीशन कर दिया जाएगा। सैटेलाइट्स या स्पेसक्राफ्ट्स को बहुत ही प्रिसाइज अंदाज में काफ़ी बारीकी से बनाया जाता है, और सैकड़ों डॉलर्स खर्च करने के बाद भी ये हमेशा रहने के लिए नहीं बनते। जैसे कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट्स बनाते वक्त ही लिख दी जाती है, ऐसे ही स्पेस में घूमने वाले प्रोजेक्ट्स की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, और उस एक्सपायरी डेट के बाद उन्हें क्रैश करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर ऐसा ना किया गया तो स्पेस क्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल होकर कभी भी ऑर्बिट से निकलकर ज़मीन पर अनकंट्रोलेबल तरीके से गिर सकता है। 1978 में कोस्मोस 954 जो एक सोवियत सैटेलाइट थी, उसमें कोई मसला हुआ और उसका कॉन्टैक्ट स्पेस स्टेशन से टूट गया। अब वो सैटेलाइट बेकाबू होकर कुछ वक्त तक अपने ऑर्बिट में रही, लेकिन आखिरकार कई महीनों के बाद वो अपने ऑर्बिट से निकलकर ज़मीन की तरफ बढ़ने लगी। जिस चीज़ का डर था वही हुआ, उसने अर्थ में अनकंट्रोल एंट्री की। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इसका आउट ऑफ कंट्रोल होना नहीं, बल्कि इसमें मौजूद न्यूक्लियर रिएक्टर था, जिसकी वजह से इस सैटेलाइट को पावर मिलती थी। ये सैटेलाइट तो आसमान में ही जलकर राख हो गई, लेकिन रेडियो एक्टिव मटीरियल पूरे नॉर्थ कनाडा में फैल गए। उसके बाद एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस रेडियो एक्टिव मटेरियल की तलाश और उसकी सफाई था। ये अपनी तर्ज का सबसे बड़ा ऑपरेशन था, जिसको मॉर्निंग लाइट का नाम दिया गया। खुशकिस्मती से इसमें किसी का भी कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस हादसे के बाद सैटेलाइट्स को न्यूक्लियर के जरिए चलाने के नुकसान की एक झलक दुनिया ने देखी। इसके अलावा 1997 में लूटी विलियम पार्क में वॉक कर रही थी कि अचानक उनके कंधे पर कोई चीज़ आकर गिरी। मालूम पड़ा कि ये डेल्टा 2 रॉकेट का एक टुकड़ा है जो मीलों दूर एटमॉस्फेयर में दाखिल होते ही बिखर गया था।
लोडी विलियम्स को इस हादसे में कोई चोट नहीं लगी, लेकिन इस हादसे ने सबकी आंखें खोल दी। ऐसे वाकयात फ्यूचर में पेश ना आए, इसी वजह से स्पेस ऑब्जेक्ट्स को ओशन के वीरान हिस्सों के ऊपर गिराया जाता है। जब तक पॉइंट नीमो डिस्कवर नहीं हुआ था, इससे पहले भी ये काम पैसिफिक ओशन या फिर ज़मीन के रिमोट एरियाज में किया जाता था। जब भी कोई सैटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट क्रैश करना हो तो उसके अंदर लगे थ्रस्टर्स की मदद से उसको ऑर्बिट से निकाला जाता है। ऑर्बिट से निकालने के बाद भी वो कई महीनों तक अर्थ के गिर्द घूमता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता वो ज़मीन के करीब भी होता जाता है। थ्रस्टर्स कब, कहाँ और किस वक्त और किस पोजीशन में एक्टिवेट करने हैं, ये काम बहुत ही बारीकी से इंजीनियर्स कैलकुलेट करते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने से पहले दोबारा थ्रस्टर्स को एक्टिवेट किया जाता है, जिससे उसकी डायरेक्शन पॉइंट नीमो की तरफ की जाती है। याद रहे कि स्पेस में हवा नहीं है और प्रेशर नहीं है, इसी वजह से वहाँ किसी किस्म की फ्रिक्शन नहीं होती। सैटेलाइट्स जो अपने ऑर्बिट्स में हैं, वो हवा की वजह से अगले कई महीनों तक अपना ऑर्बिट नहीं छोड़ते, नॉर्मली 15,000 किलोमीटर पर आवर। और जब इसी स्पीड से वो एटमॉस्फेयर से एंटर होते हैं और फ्रिक्शन की वजह से उनका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और वो एक फायरबॉल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये टेम्परेचर स्पेसक्राफ्ट में लगे मेटल को जलाकर राख कर देता है और ज़्यादातर केसेस में मलबा गिरने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ मलबा ज़मीन पर भी आ गिरता है, जो अगर आबादी के ऊपर गिरे तो भारी नुकसान भी कर सकता है। यही वजह है कि इनको पॉइंट नीमो के 22 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पर टारगेट करके इंसानों को इस नुकसान से महफूज रखा जाता है। बात की जाए तो नाम की, तो नीमो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है नोबडी, और नीमो वो पॉइंट है जहाँ ना कोई इंसान रहते हैं और ना कोई और मखलूक। और ये लोकेशन भी कुछ ऐसी है जहाँ से शिप्स का गुजर भी नहीं होता। वेसल्स ऐसे रूट्स को अवॉइड करते हैं जहां पर मदद का आना भी काफ़ी मुश्किल हो। अगर आप पॉइंट नीमो में कभी बस जाएं तो यहाँ शिप के ज़रिए मदद आने में भी 2 हफ्ते लग जाएंगे। को उम्मीद है आप मेरी इस मेहनत को भरपूर लाइक करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री वीडियो।